हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें जो गेट के एग्जाम से आई हुई हैं और साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स मैंने अलग से लिए और साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जिन्हें आप अच्छे से तैयार करें। जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा रहता है वो लैग्रांजियन की प्रॉब्लम्स हैं। लैग्रांजियन को बहुत अच्छे से करें और लैग्रांजियन सिस्टम्स के कैलकुलेट करना, लैग्रांजियन से कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं, लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन और हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन हम कैसे लेते हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट साइक्लिक कॉग्नेट का, उसे अच्छे से प्रिपेयर करें। तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, एल से एच में कन्वर्जन, लैग्रांजियन का हैमिल्टोनियन में, हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन और साथ साथ साइक्लिक कॉग्नेट, इसको अच्छे से तैयार रखें। यहाँ मैं जो पहली प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ इवन दो वो सेंट्रल फोर्स में प्रॉब्लम है और लगातार क्वेश्चंस आते हैं सेंट्रल फोर्स पे। सेंट्रल फोर्स को भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में लेके जाएं, ये भी हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ जो मैंने प्रॉब्लम ली है ये लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन, ये मेरी कुछ वीडियो इस पर ऑलरेडी अपलोड है, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। और 5 प्रॉब्लम्स मैंने जो अलग अलग टॉपिक्स कवर किए हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहली प्रॉब्लम मैंने सेंट्रल फोर्सेस में मैं डिस्कस करूंगा, दूसरी प्रॉब्लम लैग्रांजियन से साइक्लिक कॉग्नेट की प्रॉब्लम है, तीसरी रिलेटिविटी की प्रॉब्लम है, चौथी प्रॉब्लम जो है जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम कैसे अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम में, और जो फिफ्थ प्रॉब्लम है वो अगेन सेंट्रल फोर्स से है और कैसे हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं उस पर भी इस प्रॉब्लम में, इसेंट्रिसिटी और पोजीशन में क्या रिलेशंस होता है उससे प्रॉब्लम है। तो ये मैंने अलग अलग एस्पेक्टों पे प्रॉब्लम इसमें डिस्कस किए हैं और ये बताने का भी मेरा प्रयास है कि आप इन टॉपिकों पे खास फोकस करें जो इसमें मैंने डिस्कस किए हैं, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चंस आएगा इधर उधर घुमा के, तो इसको अच्छे से रखें। मैं पहली प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम में से कहूँगा क्योंकि इस पर मैंने देखा रेगुलर क्वेश्चन आता है सभी कंपटीशंस में। कहता है कि पार्टिकल मूव कर रहा है इनवर्स स्क्वायर फोर्स के अधीन और एनर्जी पार्टिकल की पॉजिटिव है, तो पूछा था कि आप बताएं ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। तो ट्रेजेक्ट्री पे लगातार क्वेश्चंस आते हैं, तो याद रखें कि इसेंट्रिसिटी एनर्जी जो रिलेशन है उसे इसमें हमें यूज करना होगा। इसेंट्रिसिटी जो होती है यहाँ पे उसे एनर्जी से हमें जोड़ना पड़ेगा और इसेंट्रिसिटी जो होती है उसका एक्सप्रेशंस ऑलवेज याद रखें 1 + 2E_L² अपॉन m² और इस पूरे की पावर हाफ, ये एक्सप्रेशंस है इसेंट्रिसिटी एनर्जी का और काफ़ी बार क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। यहाँ एल जो है वो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, के जो फोर्स के अंदर जो फोर्स जब हम लिखते हैं तो फोर्स को लिखते हैं -k/r² इनवर्स स्क्वायर में, तो के यहाँ पे कांस्टेंट है। जैसे हमारा इन द केस ऑफ अगर के की वैल्यू हम कैलकुलेट करें, एक पार्टिकल है जिसका जो चार्ज है वो Z1e है और न्यूक्लियस का चार्ज हमारा सपोज किया Z2e है और पूछा जाए के की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वहाँ पे एफ की जो वैल्यू हम लेंगे वो हम वहाँ से लेंगे 1/4πε0 और Z1e × Z2e अपॉन r², इस तरीका से लेंगे। तो इसकी फिर कंपेरिजन कर लेंगे यहाँ से, इन दोनों की आपस में कंपेरिजन, तो यहाँ से हम इजीली के कैलकुलेट कर लेंगे। तो के की वैल्यू जैसे यहाँ से निकालेंगे वो हमें यहाँ पे पुट कर देंगे और इसेंट्रिसिटी एनर्जी रिलेशंस हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो काफ़ी क्वेश्चंस इस पर देखे जाते हैं। इसमें 4 क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण बनते हैं जो आए हैं लगातार कंपटीशंस में, वो है इसेंट्रिसिटी एनर्जी में कि जब हमारी एनर्जी पॉजिटिव होती है तो यहाँ ध्यान दें ई हमारा पॉजिटिव हो गया, एल स्क्वायर है तो एल अगर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो स्क्वायर सदा पॉजिटिव होगा, मास सदा पॉजिटिव ही होता है और के स्क्वायर में के अगर नेगेटिव भी है तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये जो टर्म्स है ये सारी की सारी टर्म पॉजिटिव होगी। 1 में कुछ पॉजिटिव ऐड होगा तो इसेंट्रिसिटी जो है 1 से ज़्यादा निकलेगी, तो इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी और आंसर इसका हमें मार्क करना होगा। ऐसे केस के अंदर पाथ जो इसेंट्रिसिटी जब 1 से 1 बड़ी होती है तो हाइपरबोला पाथ होता है। हम सब वाफिक हैं इससे, और जो नहीं है वाफिक वो याद रखें कि जब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो हाइपरबोला पाथ होता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा विकल्प क्या बनता है कि अगर हमारी एनर्जी लेस देन 0 हो, मीन्स नेगेटिव हो, 2L² अपॉन m², अगेन पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है तो ये पूरी टर्म नेगेटिव होगी, 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा और उसकी पावर हाफ लेंगे तो 1 से वो सदा कम आएगा। तो इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी। इस केस के अंदर जो पाथ बनेगा हमारा वो हमारा पाथ बन जाएगा एलिप्स का, इलिप्टिकल ऑर्बिट जिन्हें हम बोलते हैं कि जो हमारी 2 थ्योरीज हैं मेनली कि जो अर्थ है सन के चारों तरफ वो हमारा जो मूव करती है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है, और दूसरा केस जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सोमरफील्ड मॉडल है
उसमें भी जो है कि इसके चारों तरफ घूमते इलिप्टिकल ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों केसों में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 होती है, एनर्जी नेगेटिव होती है, और ये हमारी जो स्टेट है ये कहलाती है अनबाउंडेड स्टेट, और ये जो स्टेट है वो हमारी कहलाती है यहाँ पे बाउंडेड स्टेट, क्योंकि जब एनर्जी हमारी नेगेटिव होती है तो सिस्टम स्टेबल होता है और बाउंडेड स्टेट होती हैं। अगली जो हमारी इसके अंदर एनर्जी है वो एनर्जी की वैल्यू अगर हम 0 लें, यहाँ पे अगर हम एनर्जी को 0 लें तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होगी, और ये पाथ जो होगा इस केस के अंदर वो हमारा पैराबोला होगा। तो ये भी ध्यान रखें कि इसेंट्रिसिटी जो 1 है वो हमारी पैराबोला के लिए होती है। इस पर भी अप्लाइड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, इसको भी अच्छे से रखें रिमेंबर। साथ साथ ये याद रखें कि अगर हमारी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 है, अगर हम इसेंट्रिसिटी की वैल्यू को 0 लें तो यहाँ से जो पाथ है वो हमारा बन जाता है सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ के साथ साथ ध्यान रखें कि जैसे हम इसेंट्रिसिटी को 0 लेंगे तो यहाँ से एनर्जी और का जो रिलेशन है इस टर्म को 0 कर देंगे, तो E की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से -mk² ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। और ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर हम यहाँ पे कंपेरिजन करें इसकी और इसकी एक्सप्रेशंस की, तो के हमारा जो आ रहा था, यहाँ से के की वैल्यू को कैलकुलेट करके देखें कि क्या हमारा बन के आ रहा है, वो आएगा 1/4πε0 Z1 Z2 E²/R² हो गया। तो ये हमारा के हो जाएगा। यहाँ से जो के की वैल्यू है R² को यहाँ से हटा लें क्योंकि k/R² है, तो के की वैल्यू ये होगी। इस के की वैल्यू को अगर हम यहाँ से पुट कर दें, और हमें ये भी पता है कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है बोहर थ्योरी के हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और यहाँ अगर इसका चार्ज हम Ze ले लें और यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन का हम -E ले लें, तो यहाँ से के की वैल्यू हमें एवोल्यूट हो जाएगी। और कंपेरिजन में अगर हम देखें तो यहाँ अगर इस केस के अंदर हम लेके चल रहे हैं, इस वाले केस में, तो देखें हमें फोर्स कितना हमें ऑब्टेन होगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, जो फोर्स की वैल्यू होगी वो हमारे पास फोर्स कैलकुलेट जो हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी Z1E × E अपॉन और 4πε0 R² हो जाएगा। और यहाँ जो फोर्स की वैल्यू है वो हमारा माइनस का आएगा क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होगा। Z1E यहाँ पे इसको Z से दिखाई दे रहा हूँ, Z जो है वो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उनका चार्ज है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो यहाँ से हमें K कैलकुलेट हो जाएगा, और -K/R² से K की जो वैल्यू है वो हमारी Ze²/4πε0 होगी। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे और L की जगह पे NH कट ले लेंगे जो हमारा बोहर थ्योरी कहती है, तो हमें एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है क्योंकि यहीं से हमें सिंपली पता चल जाता है कि एनर्जी जो है वो 1/n² के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि L की जगह जैसे हम NH कट करेंगे और N को यहाँ पे जो क्वांटम नंबर कहेंगे तो एनर्जी 1/n² होगी। तो ये 4-5 चीज़ें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको ऑलवेज रिमेंबर करके जाएं। यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर पूछा जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ आई होंगी चीज़ें। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो हमारी सर्कुलर ऑर्बिट होती है और इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है ये हमारी बाउंडेड होती हैं, और जो हमारी हाइपरबोलिक पाथ है वो अनबाउंडेड होता है। साथ साथ ये भी याद रखें कि जब हम ये हमारी जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ और मैं इसमें बताना चाहूँगा, इसे नोट भी कर लें, और साथ साथ ये भी याद रखें कि यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर देखा जाता है, तो इसको रिवाइज करके जाएं। यहाँ से क्वेश्चंस की संभावना सदा बनी रहती है, और मैंने देखा है लगातार क्वेश्चंस इस टॉपिक से आता रहता है। तो जो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं मैं लाइन ऑफ एक्शन पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किन किन चीज़ों को कैसे आपको देख के जाना है। एक सेंट्रल ऑर्बिट में एक जो क्वेश्चंस आता है, बहुत बार मैंने देखा है, वो इस तरीका का भी आता है कि आर और थीटा रिलेशंस हमें देता है, और आर थीटा रिलेशंस देने के बाद में फोर्स की डिपेंडेंसी पूछता है कि फोर्स आर पे कैसे डिपेंड करेगा, 1/r⁴ पे कैसे डिपेंड करेगा, n की वैल्यू पूछ लेगा। इस टाइप का क्वेश्चंस कर लें जो ऑर्बिट की इक्वेशंस है, और जो स्टैंडर्ड आंसर्स हैं उन्हें भी रिमेंबर करके जाएं कि अगर हमारा पाथ जो है अगर स्पाइरल है, उसके अलावा r = 2a cos थीटा है, या Rn = a⁴n cos n थीटा है, तो फोर्स की डिपेंडेंसी आर पे कैसे होगी। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट से क्वेश्चंस लगा के जाएं, यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार आ जाता है। तो मैं बता रहा था कि आप पहले क्वेश्चंस की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, फीचर्स, और यहाँ से सेंट्रल ऑर्बिट से एक लगातार जो सेंट्रल फोर्स है वो महत्वपूर्ण टॉपिक बना रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ से वाकिफ होंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या क्वेश्चंस है और कैसे इसे सॉल्व करें। लैग्रांजियन जो दे रखा है इसमें दे रखा है L = 12m
और एल स्क्वायर, साथ साथ दे रखा है थीटा स्क्वायर। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं में क्या करना है, आपको थोड़ा आगे तक के लिए सोच कर चलना है कि भाई आगे क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं और उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा लैग्रांजियन दे रखा है। लैग्रांजियन हम सब जानते हैं कि टी माइनस वी का अंतर होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, ये क्वांटिटी स्केलर होती है। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में देखें हम तो ये देखें कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट कौन सा है। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट की जो डेफिनेशंस होती है वो होती है कि जो कोऑर्डिनेट लैग्रांजियन में अपीयर नहीं करता उसको हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहाँ पे जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो हम देख रहे हैं थीटा यहाँ पे अपीयर कर रहा है और थीटा डॉट भी अपीयर कर रहा है, साथ साथ फाई डॉट अपीयर कर रहा है लेकिन फाई अपीयर नहीं कर रहा है। तो यहाँ फाई जो है वो हमारा कोऑर्डिनेट जो होगा वो साइक्लिक होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। और पी फाई जो होगा वो हमारा कांस्टेंट ऑफ मोशन हो जाएगा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट लैग्रांजियन में अपीयर नहीं करता उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंट का कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है। तो ये कंसेप्ट इसमें अप्लाई करना है साइक्लिक कोऑर्डिनेट का, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाएं। और साथ साथ ये भी याद रखें कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है लैग्रांजियन की डी ओवर डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू के इजकल टू जीरो। ये इक्वेशन ऑफ मोशन होती है लैग्रांजियन की, और क्यू के यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। अगर क्यू के अपीयर नहीं कर रहा है लैग्रांजियन में तो ये टर्म्स जो होगी ये हमारी जीरो हो जाएगी। अगर हमारा क्यू के अपीयर नहीं कर रहा लैग्रांजियन में तो डेल एल अपॉन डेल क्यू के जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको हम जीरो कर देंगे तो ये हमारा डी ओवर डी टी होगा, और ये जो वैल्यू है डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट ये हमारा होगा पी के। तो डी ओवर डी टी हमारा डी ओवर डी टी पी के का जीरो हो जाएगा। पी के यहाँ पे जनरलाइज्ड मोमेंटम है तो पी के हमारा यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ मोशन हो जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। इस पे क्वेश्चंस रेगुलर देखा जाता है तो इसको अच्छे से तैयार कर लें। मैं कहूँगा काफ़ी क्वेश्चन साइक्लिक कोऑर्डिनेट पे आते हैं। तो यहाँ पे देख लें कि कौन सा कोऑर्डिनेट साइक्लिक है। तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है, साथ साथ ये भी याद रखें कि जो हमारा पी के है यहाँ पे जो बन के आ रहा है वो हमारा बन रहा है डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट। ये एक्सप्रेशंस भी याद रखें, ये क्यू के डॉट का मतलब इसका टाइम डेरिवेटिव। तो ये हमारा एक्सप्रेशंस होगा। यहाँ पे अगर हम इसकी कंपेरिजन यहाँ से देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारा क्या, हमें इससे इस कंसेप्ट को लगा के इसे कैसे हम सॉल्व करें। तो यहाँ से डेल एल अपॉन डेल फाई डॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। डेल फाई अपॉन डेल फाई डॉट जो होगा हमारा वो देख लेंगे कि हमारी क्या वैल्यू इसकी आ रही है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हाफ एम एल स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू जो आएगी यहाँ से वो इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं हम, तो ये हमारा आ जाएगा 2 फाई डॉट। 2 से 2 डॉट कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाई डॉट। ये जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। और डेल एल अपॉन डेल फाई अगर हमें निकालना है तो यहाँ से देखें कि फाई हमारा यहाँ पे अपीयर ही नहीं कर रहा है, तो डेल एल अपॉन डेल फाई की जो वैल्यू है वो हमारी जो आएगी वो आ जाएगी हमारी जीरो। तो इस इक्वेशंस में फिर यहाँ से चले जाएं, इसी इक्वेशन को यूज कर लें। तो यहाँ से जैसे हम यहाँ अप्लाई करेंगे और फाई कोऑर्डिनेट अप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा डी ओवर डी टी, और डेल एल अपॉन डेल फाई डॉट ये आ जाएगा यहाँ से माइनस डेल एल अपॉन डेल फाई इजकल टू जीरो। ये इस तरीका से लेंगे। और यहाँ जो हमारा फाई है वो अपीयर ही नहीं कर रहा, तो डी ओवर डी टी जो कांस्टेंट हो जाएगा वो हमारा इस टर्म का हो जाएगा, जो हमारी ये टर्म है एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाई डॉट, ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म हमारी कांस्टेंट ऑफ मोशन हो जाएगी। तो इस तरीका से ये क्वेश्चंस हमें करके आना था। लगातार क्वेश्चंस इस पर देखा जाता है, लगातार क्वेश्चंस यहाँ से आता रहता है। तो इस तरीका से इसे सॉल्व करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इस फॉर्म में क्वेश्चंस जो है वो रेगुलर इंटरवल पर पूछे जाते रहते हैं। तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट की थी। साथ साथ ये भी याद रखें कि अगर लैग्रांजियन के अंदर टाइम कोऑर्डिनेट आता है तो फिर एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट में से कहूँगा जो मैं भी बोल रहा हूँ कि अगर किसी पर्टिकुलर केस के अंदर लैग्रांजियन अगर हमारा अपीयर नहीं कर रहा है तो उस समय पे जो कांस्टेंट ऑफ मोशन रहेगा वो हमारी एनर्जी कांस्टेंट ऑफ मोशन रहेगी, अगर लैग्रांजियन में टाइम नहीं आता। जैसे हमारे पास लैग्रांजियन लिखा हुआ है हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दिया जाए प्लस ओमेगा इंटू टी, ओमेगा जहाँ कांस्टेंट है। और अगर हमसे कहता है कि इसमें एनर्जी कंजर्व रहेगी नहीं रहेगी तो आप मना करें कि एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि लैग्रांजियन में टाइम फैक्टर आ गया है। तो जिस केस के अंदर लैग्रांजियन के अंदर टाइम आ जाता है तो उसमें जो है एनर्जी कांस्टेंट ऑफ मोशन नहीं रहती, क्योंकि एनर्जी कंजर्व का मतलब ये होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फंक्शन होनी चाहिए केवल पोजीशन का,
और एनर्जी जो है वो जो पोजीशन के डेरिवेटिव है उनका फंक्शन हो, तो एनर्जी कांस्टेंट ऑफ मोशन रहती है। तो इस तरीका के क्वेश्चंस भी इस पर आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इनसे वाकिफ होंगे, और जो वाकिफ नहीं है वो याद रखें कि इस तरीका के जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार पूछे जाते रहते हैं। उसके अलावा अगला जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ जो काफ़ी बार पूछा जाता है, वो मैं बताना चाहूँगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस पर भी क्वेश्चंस रेगुलर आते हैं। टाइम डायलेशंस पे क्वेश्चंस आता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे क्वेश्चंस आता है रिलेटिविटी में, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो जो ये रॉड वाला क्वेश्चन है वो लगातार पूछा जाता है। तो इसमें क्वेश्चंस में क्या कहा गया है उसको देखें। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रॉड है जिसकी लेंथ L0 है और ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ये जो एंगल है वो वाई एक्सिस से बन रहा है, और जो एंगल बन रहा है इस क्वेश्चन के अंदर वो एंगल बन रहा है θ0 विद द वाई एक्सिस। जो रॉड रखी है इसकी लेंथ L0 है। एक ऑब्जर्वर है जो वेलोसिटी v से मूव करता है अलोंग एक्स एक्सिस, और उसको जो ये रॉड है उसका पूछा है कि उसको यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल थीटा, उसे यहाँ पे कितना एंगल ऑब्जर्व होगा। इस टाइप से ये क्वेश्चन है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस फॉर्म में भी। तो ध्यान रखें कि जो क्वेश्चंस है उसका जो पैटर्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे क्वेश्चंस रेगुलर देखा जाता है। यहाँ ध्यान रखें कि जो क्वेश्चंस है उसमें जिस दिशा के अंदर लेंथ, जिस दिशा के अंदर ऑब्जर्वर चलता है उसमें लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उसमें लेंथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो रॉड की लेंथ है अगर ये L0 है तो यहाँ से देखें इसके कोऑर्डिनेट जब हम लेके चलेंगे तो यहाँ जो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, जो इसके कंपोनेंट ब्रेक होंगे तो ये हमारा L0 साइन थीटा हो जाएगा, और इधर जो होगा वो L0 कॉस थीटा होगा। तो ये सबसे पहले इसके कंपोनेंट ब्रेक कर दें। L0 ये है, और इसके पैरेलल जब हम इधर जाएंगे एंगल θ0 है तो हम सब जानते हैं उसके साथ ये कॉस बनेगा, और इधर 90 माइनस θ0 बनेगा तो इधर साइन आ जाएगा। तो L0 कॉस थीटा, θ0 इसको कहा तो θ0 ही कहीं से। और इधर फिर देखें कि इधर जो लेंथ है एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो महसूस होगा, और जो यहाँ पे लेंथ होगी वो हमारी हो जाएगी L0 साइन नॉट θ0, और कॉन्ट्रैक्शन का फैक्टर आ जाएगा √1 माइनस v²/c²। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हम सब जानते हैं कि अगर कोई रॉड है उसकी लेंथ अगर L0 है और अगर वेलोसिटी v से ऑब्जर्वर चलता है उसी दिशा में तो उसको L0 √1 माइनस v²/c² होगी। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट हमने लगाया है कि ये जो रॉड थी लेंथ L0 की थी, इधर cos θ0 कंपोनेंट गया, इधर sin θ0, और इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है वो L0 sin θ0 में आ जाएगा। L0 sin θ0 √1 माइनस v²/c² तो एक्स एक्सिस में लेंथ हो जाएगी, और इधर जो है वो कंपोनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो एंगल है, अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ से इस तरीका से इसे निकालें। इसको यहाँ पे जो एंगल है उसमें tan थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करें। tan थीटा हम कैसे लेंगे? tan थीटा के लिए दिस अपॉन दिस होगी, और ये जो ये वैल्यू है वो यहाँ से हम ले सकते हैं। ये दिस वन ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ से, क्योंकि एक जो वैल्यू होगी वो हमारी आ जाएगी L0 साइन θ0 अंडर रूट, ये हमारा इसको हम बोल रहे हैं Lx, और इसको बोले देते हैं Ly। तो यहाँ से जो tan थीटा है वो Lx अपॉन Ly हो जाएगा, और Ly और Lx की वैल्यू को जब हम पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू L0 साइन θ0 अंडर√1 माइनस v²/c² अपॉन L0 cos θ0 होगी। तो यहाँ से हम इसे L0 से L0 को कैंसिल आउट कर दें तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी आएगी tan θ0, और यहाँ पे जो फैक्टर आ जाएगा गामा की जो वैल्यू है वो होती है 1/√1 माइनस v²/c²। तो इस फैक्टर को यहाँ पे रख दें, और यहाँ से जो वैल्यू है ये हमारी गामा फैक्टर इधर आ जाएगा। तो θ0 इसको बोलें, क्योंकि यहाँ साइन θ0 अपॉन cos θ0 है, तो थीटा यहाँ से हमें कैलकुलेट हो जाएगा। तो थीटा की जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें वो मिलेगी tan इनवर्स और 1/गामा और tan θ0। इस तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से इसे क्लियर करे दे रहा हूँ, एक बार फिर से समझ लें। यहाँ इस रॉड की जो रॉड है वो लेंथ L0 की है, और y एक्सिस से θ0 एंगल बना के ही रखी गई है। तो L0 ही अगर ये है तो इस इधर कंपोनेंट इसका L0 cos θ0 होगा, और इधर जो कंपोनेंट है वो L0 sin θ0 होगा, क्योंकि जहाँ एंगल θ0 बना हुआ है इसका कंपोनेंट इधर ब्रेक करेंगे तो ये cos में जाएगा और इधर आएगा साइन में। तो L0 cos θ0 इधर होगा, L0 sin θ0 इधर होगा। अब जो ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है वो वेलोसिटी v से इधर चलता है एक्स एक्सिस के ऊपर,
तो जिस तरफ को ऑब्जर्वर चलता है उधर की ही दिशा के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और परपेंडिकुलर जो लेंथ है उनमें कोई भी चेंज नहीं होता लेंथ में। उस कंसेप्ट को अप्लाई करें तो ये एल नॉट साइन थीटा नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगी लेंथ एलोंग द एक्स एक्सिस, और एल नॉट कॉस थीटा नॉट सेम रहेगी वाई एक्सिस में। उसके बाद क्या करें, इसको डायग्राम में ले लें, यहाँ से ये एंगल को इसको थीटा मान लें और थीटा की वैल्यू को जब अगर हमसे इस एक्सिस के अलोंग पूछता है इस यहाँ पे कि ये एंगल थीटा इधर है, तो सिंपली क्या करें कि इस थीटा की वैल्यू को इधर से इसको यहाँ पे सामने ले जाएं एल एक्स और इधर ले लें इसको एल वाई, और जब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में सेम है तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू दिस अपॉन दिस हो जाएगी, तो टेन थीटा एल एक्स अपॉन एल वाई होगा। एल एक्स की वैल्यू दिस वन हो जाएगी, अब एल नॉट साइन थीटा नॉट दिस वन और इसकी एल नॉट कॉस थीटा, एल नॉट से एल नॉट कैंसिल आउट कर दें, ये टेन थीटा नॉट होगा और ये अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और इसे होमवर्क में अगर ये एंगल यहाँ से ना ऑब्जर्व करके अगर यहाँ से ऑब्जर्व करें तो इसे होमवर्क में सॉल्व करें, तब हम वैल्यू कैसे क्या वैल्यू हमारी एंगल की आएगी। अगर एंगल जो ऑब्जर्व किया जा रहा है वो इस एंगल के रेस्पेक्ट किया जा रहा है तो फिर हमें फिर यहाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर थीटा अगर यहाँ से लिया गया है तो टेन थीटा की वैल्यू को दिस अपॉन टेन थीटा बराबर दिस अपॉन दिस कर देंगे। तो अगर यहाँ से एंगल को ऑब्जर्व किया जा रहा है इधर की तरफ से, जिधर ऑब्जर्वर बैठा है रॉड का एंगल वाई एक्सिस से नहीं ऑब्जर्व हो रहा है, तो फिर हम इसे कैसे सॉल्व करें, मैं यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर थीटा यहाँ से लिया जाए तो टेन थीटा की जो वैल्यू है अब हमारी जो आएगी, ये टेन थीटा अगर यहाँ से एंगल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इधर से नहीं कर रहे हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू दिस अपॉन दिस आएगी, मीन्स एल नॉट कॉस थीटा ये वैल्यू आएगी है, और इधर आएगा हमारा एल नॉट साइन थीटा नॉट और वैल्यू आएगी यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तब ये हमारा सोल्यूशन इस फॉर्म में आ जाएगा, एल नॉट से एल नॉट कैंसिल कर दें तो ये हमारा कॉट थीटा नॉट और गामा आ जाएगा, इधर से अगर हमें ऑब्जर्व करना है कॉट थीटा नॉट, और थीटा की वैल्यू हमारी वैल्यू मिलेगी टेन इनवर्स गामा कॉट थीटा नॉट। तो इस तरीका से इस दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करें। साथ साथ ये भी याद रखें कि यहाँ पे ऐसे भी कह सकता है कि इस लेंथ की वैल्यू को 1 मीटर दे, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोड को एक्स एक्सिस से अगर ये एंगल थीटा नॉट बनाती है और एल नॉट है, एल नॉट और थीटा की वैल्यू दे सकता है और ऑब्जर्वर को इस एक्स एक्सिस पे चलाएगा और फिर पूछेगा यहाँ पे कि जो थीटा और लेंथ है उसमें लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखें उसमें एल एक्स और एल वाई की वैल्यू को अलग अलग कैलकुलेट कर लें, और जो यहाँ पे लिया गया है एंगल वो हमारा इसके जस्ट जो एंगल है पहले लिया गया था वाई एक्सिस से, अब के एक्स एक्सिस से लिया गया है, तो उसी पैटर्न पे से आगे बढ़ाएं। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस को रेगुलर देखा जाता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन टाइम डायलेशन ये सदा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाएं और एंगल लेने सीख लें, कैसे कैसे हमें इसमें एंगल लेने हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये आप जैसे ही 4-5 क्वेश्चन इस पर सॉल्व करेंगे तो आप इजीली इन्हें सॉल्व कर पाएंगे, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फोर्थ जो क्वेश्चन दिया है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। मोशन दे रखी है पार्टिकल की सब्जेक्टेड टू रेसिस्टिव फोर्स, एफ की जो वैल्यू है वो दे रखी है एफ इजिकल टू माइनस के एम इंटू वी, और पूछता है कि वी और टी रिलेशन बताएं और एक्स टी बताएं, वेलोसिटी और टाइम और पोजिशन टाइम जो रिलेशन है वो क्या होगा। तो फोर्स जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में फोर्स की वैल्यू होती है वो हमारी होती है एफ बराबर एम में, तो एम डी वी अपॉन डी टी कर दें और इसको माइनस के एम वी के इक्वल कर दें। यहाँ पे क्वेश्चंस में कई सारे क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, जैसे फोर्स को माइनस के एम वी स्क्वायर कह सकता है, माइनस के एम वी क्यूब कह सकता है। इस तरीका से वेलोसिटी पर डिपेंडेंसी को बढ़ाता जाएगा और साथ साथ हमसे पूछता रहेगा कि एक्स टी और वी टी रिलेशन निकालें। तो बहुत बार क्वेश्चंस मैंने देखा है इस पर, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन लिया है। एम से एम को कैंसिल आउट कर दें और डी वी अपॉन वी की वैल्यू जो होगी यहाँ से वो हमारी माइनस के डी टी होगी। अगर कोई पार्टिकल इनिशियली t बराबर 0 से अगर वो चलता है कि यहाँ कांस्टेंट है, t बराबर 0 पर अगर उसकी वेलोसिटी को हम v नॉट ले लें और टाइम t के ऊपर वेलोसिटी को हम v ले लें, तो ये हमारा सिंपली इक्वेशन सॉल्व हमें करनी होगी। लॉग v अपॉन वी नॉट यहाँ से हमें मिलेगा और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी हमारी माइनस के टी होगा। ये भी याद रखें कि जब हम इंटीग्रेशन लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो फिर हम क्वेश्चंस के अंदर कभी भी जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जब भी हम लिमिट को लेकर चलते हैं और लिमिट हमें दे रखी होती है तो फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाते हैं, ये भी याद रखें, क्योंकि उस लिमिट में ही कवर हो जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से v की वैल्यू हमें एवेल्यूट हो जाएगी, v हमारा आ जाएगा वी नॉट ई की पावर माइनस के टी। कर्व भी पूछ सकता है, तो कर्व में भी ये ध्यान रखें कि कर्व इस तरीका का ये हमें ऑब्टेन हो जाएगा, दिस वन, ये हमारा इधर टाइम फैक्टर और इधर वेलोसिटी फैक्टर।
तो ये v बराबर वी नॉट ई की पावर माइनस के टी होगा। t बराबर इन्फिनिटी पे जाके ये कहीं जीरो होगी वेलोसिटी, और t बराबर जीरो पे जब हम वैल्यू लेंगे तो v बराबर वी नॉट होगा। तो इस तरीका का vt कर्व होगा। कर्व भी पूछ सकता है कि अगर फोर्स ये है तो vt कर्व बताइए कैसा होगा। उसके बाद इसको dx अपॉन dt रख दें वेलोसिटी को, x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, इसकी वैल्यू को वी नॉट ई की पावर माइनस के टी ले लें। उसके बाद यहाँ इस dt को इधर ले जाएं और उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर दें। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो x इजकल टू हमें मिलेगा वी नॉट और e की पावर माइनस के टी अपॉन माइनस के, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें a। उसके बाद t बराबर जीरो पे अगर पार्टिकल ने जब चलना ही शुरू किया था तो t बराबर जीरो पे x की वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ से a की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। a हमें जो मिल जाएगा वो हमें मिलेगा वी नॉट अपॉन के। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चलेगी। x हमारा आ जाएगा वी नॉट अपॉन के, और ब्रैकेट में टर्म आ जाएगी 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। इस फॉर्म में ये हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वी नॉट बाई के ले लेंगे तो वी नॉट बाई के को कॉमन निकाल दें तो 1 माइनस ई की पावर। तो x की रिलेशन इस तरीका का आएगा। कर्व इसे आप होमवर्क में सॉल्व करें, और साथ साथ ये भी याद रखें कि इसमें क्वेश्चंस कई तरीका के क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जैसे पूछता है कि फ्रैक्शनल फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, उसका सॉल्यूशन लिखें। जैसे कहेगा कि एक पार्टिकल नीचे की तरफ काम चल रहा है और mg उस पर नीचे काम कर रहा है, फ्रैक्शनल फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंस ऊपर की तरफ काम कर रहा है, फ्रैक्शनल फोर्स अपोज कर रहा है मोशन का, कहेगा टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें। तो टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए अगर पार्टिकल नीचे आ रहा है तो यहाँ पे m dv अपॉन dt की वैल्यू जो होगी वो हमारी होगी mg माइनस kv। बहुत बार क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, मैं उसी को दृष्टिगत रख के डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर हमारा m dv अपॉन dt की वैल्यू mg माइनस kv है और टर्मिनल वेलोसिटी पूछता है तो टर्मिनल वेलोसिटी में एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है। तो ये वैल्यू जीरो कर दें और v को vt कह दें, तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट हो जाएगी vt इजकल टू mg अपॉन k। बहुत बार क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन में ये कह देता है कि जो काम कर रहा है फ्रैक्शनल फोर्स वो अल्फा वी स्क्वायर है, कैलकुलेट करें टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी अगर पार्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे mg माइनस अल्फा वी स्क्वायर को जीरो कर दें अगर ये फ्रैक्शनल फोर्स काम कर रहा है तो, और यहाँ से v को vt कह दें तो vt स्क्वायर की वैल्यू यहाँ mg अपॉन अल्फा होगी और vt अंडर रूट mg अपॉन अल्फा होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है इस पैटर्न पे। तो मैंने कई सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस की हैं और बताने की कोशिश की है कि इस तरीका के ट्रिक्स जो है उन्हें लेके चलें और क्वेश्चंस के लिए स्मार्ट प्रिपरेशंस करते रहें, क्योंकि स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब ये क्या आता रहा है, क्या आने की संभावना है, उस तरीका के क्वेश्चंस। और याद रखें कि जब भी क्वेश्चंस इस पे पूछा जाता है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ती है कई सारे क्वेश्चंस में। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को अप्लाई करने के जो मेथड्स हैं उन्हें सीख लें। लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, और फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस देखिए कॉमेट फ्रॉम द सन, और जो आर की वैल्यू है मैक्सिमम वो दे रखी है, आर मैक्सिमम है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दे रखा है 1.6 गुणा 10 की पावर 12 मीटर, और मिनिमम डिस्टेंस कॉमेट की सन से दे रखी है आर मिनिमम की वैल्यू इजकल टू 8 गुणा 10 टू द पावर 10 मीटर ये दे रखी है। वी नियर का मतलब दे रखा है, वी नियर जब होगा जब पार्टिकल नियर होगा, नियर पे जो होती है वेलोसिटी जो है हमारी ज़्यादा होती है, तो वी मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो दे रखी है इसके अंदर 6 गुणा 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड, और पूछा गया है कि वी मिनिमम कैलकुलेट करें और साथ साथ इसेंट्रिसिटी पूछी है। तो मैं बताता हूँ आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे। जब भी हमें आर मैक्सिमम आर मिनिमम दे, वी मैक्सिमम और वी मिनिमम में एक फिर से देगा दूसरा पूछेगा, तो लगातार क्वेश्चंस पूछा जाता है और इसेंट्रिसिटी कई बार पूछता है। तो इसेंट्रिसिटी और का जो फॉर्मूला होता है वो दो फॉर्मूले ऑलवेज याद रखेंगे, आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम अपॉन आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम, ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है। और यहाँ आर मैक्सिमम आर मिनिमम हमें दे रखें, इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दें, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके ऊपर लिखें, इन दोनों को ऐड करके नीचे लिखें और फिर उसके बाद में डिवाइड कर दें, आंसर इसेंट्रिसिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे। जो हमें वी मिनिमम के पूछा गया है तो इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दें, क्योंकि सेंट्रल फोर्स के अंदर जो टॉर्क होता है, टॉर्क की वैल्यू जो होती है वो आर क्रॉस एफ होती है। आर यहाँ पे पोजिशन वेक्टर है और एफ जो है फोर्स है, और फोर्स जब आर का फंक्शन होता है तो आर क्रॉस आर बन जाता है टॉर्क जीरो, और टॉर्क की वैल्यू जीरो होने का मतलब होगा डी एल अपॉन डी टी जीरो, और एल यहाँ हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ मोशन।
तो इसके अंदर ये कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा कि एल जो होता है सेंट्रल ऑर्बिट के अंदर जब फोर्स आर का फंक्शन होता है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है। तो यहाँ पे वी मैक्सिमम आर मिनिमम इजकल टू वी मिनिमम आर मैक्सिमम कंसेप्ट हमें अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये एम अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर एंगुलर मोमेंटम होगा और ये हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस पे मोमेंटम होगा, क्योंकि जहां मैक्सिमम आर होता है वहां मिनिमम वेलोसिटी होती है और वाइस वर्सा। तो एम से एम को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ से हमें पता है कि आर मैक्सिमम आर मिनिमम वी मैक्सिमम दे रखा है, वी मिनिमम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीका के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लेंगे। कई बार क्वेश्चंस इस पैटर्न पे भी देखे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये वीडियो है इसमें मैंने बताने की कोशिश की है कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व करें, और मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से इनरिच करेगी आपके रिवीजन के तौर पे और लाइन ऑफ एक्शन बताएगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस फर्दर पूछे जा सकते हैं। तो आप तैयार रहें, और ख़ास तौर से जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, गेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनमें मेरा सजेशन है कि गेट के पीछे के पेपर्स निकाल लें और उसके आसपास की जो चीज़ें हैं, क्या आ चुकी हैं, क्या आ सकती हैं, उन पर ज़रूर विचार करते रहें तैयारी के साथ साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।